गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपने जो यूनिट चल रही थी पादप कार्य की प्रथम, और उसके अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा था 7 नंबर चैप्टर, वो आज अपने कंप्लीट करेंगे। जो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करके, जो अपना चैप्टर नंबर जो 7 चल रहा था बच्चों, आपको पता ही है कौन सा था। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 7 है वो था अपना वाष्पोत्सर्जन। जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपारेंट। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचा है, ठीक है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की बात करें बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन अपन प्रीवियस कक्षा में इसके जो वीडियो लेक्चर थे उनके बारे में इसके बहुत सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और अभी जो आज जो का जो अपना अध्ययन का जो विषय बचा हुआ, इसके अंदर टॉपिक बचा हुआ, वो बचा हुआ बिंदु स्त्राव। क्या बचा हुआ है? बिंदु स्त्राव, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूटेशन बोलते हैं। बिंदु स्त्राव, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, ग्यूटेशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, बिंदु स्त्राव, ग्यूटेशन। अब बच्चों बिंदु स्त्राव होता क्या है, ठीक है, बिंदु स्त्राव होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करो। कि जैसे बात करते हैं पत्ती की बात करते हैं, एक लीफ की बात करते हैं। मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है। पत्ती के उपांतों से, पत्ती के उपांतों से, उपांतों मतलब जो किनारे होते हैं, उसमें से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना या स्त्राव होना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्या होता है, जो ये पत्ती के उपांत है, ठीक है, ये उपांत है, देखो ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, इसको उपांत मार्जिन्स बोलते हैं। ये जो लीफ मार्जिन्स है ये, ठीक है। पत्ती के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव होना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। ध्यान दो, ठीक है, वापस सुनो कि पत्ती के उपांतों से, पत्ती के उपांतों, मार्जिन्स बोलते हैं इनको, किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव, बिंदु स्त्राव या ग्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्यूटेशन कहलाता है। बिंदु स्त्राव या ग्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। बिंदु स्त्राव इंग्लिश में इसको ग्यूटेशन बोलते हैं। तो देखो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्ती के उपांतों से बात करें, उपांतों या मार्जिन्स होते हैं, जो लीफ मार्जिन्स होते हैं, उपांतों से जल का छोटी छोटी, देखो ये जल की छोटी छोटी बूंदे बनाई है मैंने, ठीक है, किनारे से ये जल की बूंदे हैं, छोटी छोटी बूंदे, देखो ये देखो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल का बाहर निकलना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल का स्त्राव होना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव। क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है, ठीक है। ये होगी परिभाषा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, आपको याद रखना है। इसके बाद ये किस किस के अंदर देखी जाती है, तो बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया है, मुख्य रूप से अपन बात करें तो बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया है, ये आलू,
अरबी, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, कई घासों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया की बात करें तो ये बिंदु स्त्राव किस किस में पाया जाता है। देखो बच्चों, तो बिंदु स्त्राव की परिभाषा की मैंने बात बता दी कि बिंदु स्त्राव क्या होता है कि पत्ती के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव, ठीक है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव, ये रहा छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव हो रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव हो रहा है उपांतों से, किनारों से। ठीक है, ये छोटे छोटे बूंदों के रूप में स्त्राव होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बच्चों बिंदु स्त्राव बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से किन के अंदर देखने को मिलता है बच्चों, ये मुख्य रूप से किन में देखने को मिलता है, ये देखने की बात करें तो ये आलू के अंदर देखने को मिलता है। आलू की पत्ती के अंदर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से इसको। ठीक है, आलू की पत्ती के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हो। दूसरा, अरबी के अंदर आप देख सकते हो इसका। तीसरा, ब्रायोफिलम के अंदर आप देख सकते हो। चौथा, कई घासों की बात करें तो कई घासों के अंदर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ये इनमें कई घासों में बात करें तो इनमें कई घासों की जो पत्तियों की होती है सुबह के समय, विशेष रूप से सुबह के समय आप इनको बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया उसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। किन किन में देख सकते हो, आलू में देख सकते हो, अरबी में देख सकते हो। आपको एग्जाम्पल पूछ रहा है बिंदु स्त्राव किन में पाया जाता है, तो बिंदु स्त्राव आलू की पत्ती में पाया जाता है। आलू की पत्ती में अरबी, ब्रायोफिलम और जिसको पत्ता चट्टा बोलते हैं ब्रायोफिलम को, और कई घासों में आप सुबह के समय स्पष्ट रूप से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये होगी इसकी बात। तो इसमें होता क्या है, जल की ये हानि जो होती है, ठीक है, जल के यानी पत्ती के जो सिराएँ हैं के अंत पर छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं, हाइडेथोर्स बोलते हैं। देखो ये जल रंध्र, ठीक है, ये रंध्र को, ये जल रंध्र क्या होता है, जो पत्ती की इसमें बात करें कि ये होता क्या है कि अपन बात करें तो जल की ये हानि होती है तो पत्ती की जो सिराएँ होती है उनके अंत में, जब ये सिराएँ जो होती है इसकी जो वाहिनिकाएँ होती है, जैसे उनके अंत में क्या होता है, यहाँ पर एक हानि होती है, वो एक छिद्र के द्वारा होती है, एक अंत में छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होती है, जिनको क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। ये जल रंध्र हो गया। ठीक है, इसको हाइडेथोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। जल रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं होती है बच्चों, ये जो कोशिकाएं होती है द्वार कोशिकाएं, जल रंध्र की द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय होती है, कभी बंद नहीं होती, कभी खुलती नहीं, मतलब खुली रहती है। ठीक है ना, मतलब एक्टिविटी नहीं होती इनके अंदर। तो जल रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं होती है ये क्या होती है, निष्क्रिय होती है। द्वार कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं, देखो निष्क्रिय होती है। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं ये किस प्रकार की होती है, निष्क्रिय प्रकार की होती है। इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती, ये तो बंद नहीं होती, खुली रहती है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या खुली रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन जल की जो हानि होती है पत्ती के जो बात करते हैं, पत्ती के अंदर जो सिराएँ होती है, पत्ती की सिराओं के अंत में, ठीक है, अंत में स्थित छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा होती है। इन रंध्रों क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। ठीक है, जल रंध्र बोलते हैं। और इस जल रंध्र है, ये रंध्र को इसके एक शीर्ष पर यहाँ पर छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, जल छिद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जल छिद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जल छिद्र बोलते हैं, वाटर पोर बोलते हैं। ठीक है, अब इस जो जल रंध्र है इसके नीचे जो कोशिकाएं होती है वो मर्दूत की प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं, इस जल रंध्र के नीचे की जो कोशिकाएं हैं, देखो ये जल रंध्र है, ये रहा जल रंध्र, और इसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं, इसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं ये किस प्रकार के बच्चों, ये मर्दूत की प्रकार की है। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं ये किस प्रकार की है, ये मर्दूत की प्रकार की है, ये मर्दूत प्रकार की होती है। ठीक है, ये मर्दूत प्रकार, इसके नीचे जल रंध्र के जो जस्ट नीचे जो कोशिकाएं होती है वो मर्दूत की प्रकार की कोशिकाएं होती है, आप जानते हो। ठीक है, और ये जो मर्दूत की कोशिकाएं एक समूह बना लेती है, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। ये जो समूह है इसको क्या बोलेंगे, एपिथेम बोलते हैं। अब बोल सकते हैं अपन कि जल रंध्र जो होता है, जल रंध्र जो हाइडेथोर्स था उसके नीचे मर्दूत की कोशिकाओं का समूह होता है, ये रहा मर्दूत की कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। ये रहा, ठीक है, मर्दूत की कोशिकाओं का समूह होता है। जल रंध्र के नीचे मर्दूत की कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। ये रहा एपिथेम, ये वो समूह है, इसको क्या बोलेंगे, एपिथेम। पूरे को क्या बोलते हैं, एक पत्ते को इसका मर्दूत के प्रकार की है और इस समूह को क्या बोलेंगे, एपिथेम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और
ये जो मर्दूती की प्रकार की कोशिकाएं होती है, एपिथेम की जो कोशिकाएं होती है, मतलब ये समूह है, इसकी अंदर की तरफ बात करें तो ये जो होता है ये जाइलम की वाहिकाओं से जुड़ा रहता है। ये बात करें जाइलम की, ये डायरेक्टली देखो ये है एपिथेम, ये किससे रेड कलर वाली बता रहा है, ये रेड कलर से जो आपको इस प्रकार से नलिका की संरचना दिखी है, देखो रेड कलर की ये संरचना दिखी है, ठीक है। ये देखो ये रेड कलर की संरचनाएं हैं, ये क्या है, जाइलम वाहिकाएं हैं, ठीक है। ये जाइलम वाहिकाएं हैं, ये जाइलम वाहिकाएं रेड कलर की। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब है कि जो एपिथेम की जो कोशिकाएं हैं, जो मर्दूती कोशिकाएं हैं, अंदर की तरफ पे किससे संपर्क में रहती है, जाइलम वाहिकाओं से संपर्क में रहती है ना। पत्ती की जो शिराएं होती है, पत्ती की जो शिराएं होती है, जो जाइलम वाहिकाएं, पत्ती की शिराओं की जाइलम वाहिकाओं से होता है इनका संपर्क। सीधा संपर्क किससे होता है, एपिथेम कोशिकाओं का सीधा संपर्क किससे, जाइलम जो पत्ती की जो शिराएं हैं, शिरा मतलब जो वेन्स होती है इसकी, है ना, जो वेन्स है इनकी जो बात करते हैं, जाइलम की जो वाहिकाएं उनसे संपर्क होता है, ठीक है। वेन मतलब जाइलम की जो नलियां हैं उनकी, और जाइलम की जो वाहिकाओं से संपर्क होता है ना, जाइलम की शिराओं की जो वाहिकाओं से होता है। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं जल द्वारा क्या होता है, जड़ों के द्वारा। देखो अब कंडीशन क्या होगी कि ये तो अपने स्ट्रक्चर की बात कर ली भाई, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो पत्ती के, ये देखो इस प्रकार पत्ती है, ये किनारा है, ये वाला भाग बनाया अपन ने, ये वाला बनाया ना, ये किनारा बनाया है, ये जो बनाया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार से पत्ती का उपांत है, इस प्रकार से जैसे पत्ती चपटी होती है ना, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो पत्ती का ये वाला भाग बनाया अपन ने, ये वाला, ठीक है। इधर भी ऐसे होता है, इधर भी ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला भाग अपन ने इस प्रकार से बनाया है, तो इसमें ये उपांत अपन ने यहाँ पे उपांत दिखाया, उपांत के ऊपर क्या जलरंध्र बनाया, जलरंध्र बाहर खुलता है, जल छिद्र के द्वारा, जो वाटर पोर के द्वारा बाहर खुलता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो होता क्या बच्चों, कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान देना कि जब जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण अधिक होता है, जल अवशोषण अधिक तथा वाष्पोत्सर्जन होता है, कम होता है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। जब क्या होता है, जड़ों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन तो कम होता है और जड़ों के द्वारा जल अवशोषण अधिक होता है, ठीक है। क्या होगा, जल का अवशोषण तो अधिक हो रहा है जड़ों के द्वारा ना, मूल रोमों और जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण अधिक हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है। इससे क्या होगा, जाइलम की जो वाहिकाएं होती है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा क्या कि जाइलम की जो वाहिकाएं होगी, जाइलम की वाहिकाएं होगी, जाइलम की वाहिकाएं जो होगी उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक मूल दाब उत्पन्न हो जाएगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, मूल दाब उत्पन्न हो जाएगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, मूल दाब उत्पन्न हो जाएगा, उनके अंदर मूल दाब बोलते हैं, रूट प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, उनके अंदर क्या मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और मूल दाब के कारण ही क्या होता है, जल का जो दबाव होता है बढ़ जाता है, और इससे क्या हो जाएगा, मूल दाब के कारण क्या होगा, देखो कि मेरे कहने का मतलब क्या है, समझना बच्चों कि जब जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण अधिक हो रहा है, ठीक हो गया, जल का तो अवशोषण अधिक, वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, तो जल कहाँ जाएगा, इससे क्या होता है, जाइलम की जो वाहिकाएं ये पानी से भर जाएगी पूरी तरह से, जाइलम की जो वाहिकाएं होगी ये क्या होगी, पानी से भर जाएगी, ये वाटर से पूरी तरह से भर जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक रूट प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, मूल दाब हो जाएगा, मूल दाब के कारण ही क्या हो जाएगा, ये बिंदु स्त्राव होगा। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, ये बिंदु स्त्राव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो देखो इसमें कि ये जो वाहिकाएं थी ये किससे, जल से भर गई, है ना, इनके अंदर जल से भरी, इनमें मूल दाब उत्पन्न, मूल दाब प्रेशर, रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो जल से भरी हुई है, तो ये जो जल होगा किसको स्थानांतरण हो जाएगा, ये जो जल होगा किसको, इन जो एपिथेम की जो मर्दूती कोशिकाएं होती है इनको स्थानांतरित हो जाता है, इस प्रकार से ये एपिथेम की जो मर्दूती कोशिकाएं इनको जल स्थानांतरित हो जाएगा।
जो जाइलम वाहिकाओं में जल है, जो मूल दाब इसमें उत्पन्न हो चुका है, इस मूल दाब की वजह से क्या हो जाएगा, ये जल जो है इनके जाइलम वाहिकाओं के अंदर ये किसको स्थानांतरित हो गया, ये स्थानांतरित हो गया, इन्हें जो एपिथेलियम की जो मर्दूत की कोशिकाएं थी इनको स्थानांतरित हो जाता है। और मर्दूत की जो कोशिकाएं होती है वो क्या संतृप्त हो जाती है जल से, मतलब अच्छी तरह से जल भरने की वजह से क्या हो संतृप्त होगी, पूरी फूल जाती है, जल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा। अब नीचे से इसे प्रेशर बनता रहेगा, जल आता रहेगा और जल किसको स्थानांतरित हो रहा है, इसको स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। अब आगे जल कहाँ जाएगा, जल क्या होता है फिर यहाँ से जो मर्दूत कोशिकाओं से होते हुए क्या इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, इनके अंदर इसलिए जो जल रंध्र है हाइड्रोथोर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आगे बढ़ जाएगा और इसके अंदर भरेगा, भरने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्यों होता है यहाँ पे जल छिद्र होता है और ये द्वार कोशिका निष्क्रिय होती है, खुली हुई रहती है एनी टाइम, ठीक है, द्वार कोशिका जो होती है आपको निष्क्रिय होती है, खुली रहती है, तो जल क्या हो जाएगा इस जल रंध्र के द्वारा बूंद के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, बूंद के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी को तो बच्चों क्या बोलते हैं अपने बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं बिंदु स्त्राव बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बिंदु स्त्राव, ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं बिंदु स्त्राव बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, याद रखना कि बिंदु स्त्राव का जो कारण होता है वो क्या होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन आता है भाई बिंदु स्त्राव मुख्य कारण क्या है, तो बिंदु स्त्राव का जो मुख्य कारण है बच्चों मूल दाब के कारण होता है, ठीक है। आपको बता दूं बिंदु स्त्राव जो ग्लूटेशन होता है किसके कारण होता है, मूल दाब के कारण होता है, ठीक है। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, बहुत, क्यों 1 नंबर क्वेश्चन आता है बताइए मूल दाब आप किसके वजह से होता है, जैसे प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है उसके अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो कोई भी सर बाहर से आते हैं आपको पता है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो आपको आना चाहिए और कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो बिंदु स्त्राव का मुख्य कारण क्या है, मूल दाब, आप पूछ रहे बिंदु स्त्राव कारण क्या है, किस कारण से, तो आप उत्तर क्या दोगे, पानी ज़्यादा ले लेता है, वाष्पोषण कम होता है, ये कारण नहीं है। जो वाटर रिलीज हो रहा है किसकी वजह से, मूल दाब की वजह से, आपको कारण क्या बताना, इसलिए अपन कह सकते हैं कि बिंदु स्त्राव मूल दाब का कारण होता है ना, बिंदु स्त्राव जो होता है मूल दाब का कारण होता है। इसके बाद एक लाइन का एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि इससे जो निकलने वाला जल होता है शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। आप क्या होता है इससे निकलने वाला जो शुद्ध जल होता है शुद्ध नहीं होता, इससे निकलने वाला जल क्या हो जाए, क्योंकि ये जाइलम जो वाहिकाओं से जल ट्रांसफर होता है इसके अंदर क्या होता है खनिज लवण, कार्बनिक जो लवण होते हैं वो भी घुले रहते हैं, तो इसमें कुछ बातें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो भी इनके अंदर घुले रहते हैं जल के अंदर। तो यहाँ पे एक याद रखना है जो मूल दाब के कारण या बिंदु स्त्राव के कारण जो जल यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये जो जल होता है, ठीक है ना, ये जो जल है, ठीक है, मान लो, तो ये क्या शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, ये जो बूंद निकली है ये शुद्ध नहीं होती, इसके अंदर क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ प्लस कार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण होते हैं जो ये बूंद निकलती है, ठीक है, उसमें। तो मतलब क्या होता है बिंदु स्त्राव के द्वारा जो निकलने वाला जल है वो शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, किस प्रकार का नहीं होता है बच्चों, शुद्ध नहीं होता है, इससे निकलने वाला जो जल है वो शुद्ध नहीं होता है। तो बच्चों देखो ये अपन ने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एक इसको क्लास में इसमें ज़्यादा सही समझा, क्योंकि कल वाली क्लास में तो होता नहीं है ना, तो इसमें ये आज अपने डिस्कस किया ग्लूटेशन के बारे में, बिंदु स्त्राव के बारे में, बिंदु स्त्राव क्या होता है एक बार वापस अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हो जाए। आपको इसके नोट्स तो बनाने ही बनाए ताकि दिमाग में इसको अच्छे से आपको याद करना, क्योंकि ज़्यादा बड़े छोटे अपन वीडियो बना रहे हैं, एक एक वीडियो आप रोज़ इतना याद रख सकते हो। तो सुनो कि वापस सुनो कि बिंदु स्त्राव क्या होता है, ये जो वाष्पोषण चैप्टर उसका अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ग्रस अपन पहले वीडियो या ब्रीडिंग जो है प्रीवियस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बिंदु स्त्राव पत्ती के उपांतों से जल का बूंद छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव बिंदु स्त्राव कहलाता है। ये पत्ती है, इसके उपांतों से जल का ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया है आलू है, अरबी है, ब्रायोफिल्म जिसको पत्ता चट्टा बोलते हैं, और कई घासों में सुबह के समय स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं। ये जो जल की जो हानि होती है, जल की हानि जो पत्तियों में पाई जाने वाली जो शिराएं है ना, जो लीफ शिराओं के अंतिम सिरे पर क्या होते हैं छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। पत्ती के जो अपन बात करते हैं पत्ती की जो
की शिराओं के अंतिम क्षेत्र में क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। ये शिराएं हैं, इनके अंतिम छोर पे क्या रंध्र पाए, जिनको जल रंध्र हाइडेथोर्स बोलते हैं। ये जो इनकी जो द्वार कोशिकाएं होती है, जल रंध्र की जो द्वार कोशिका होती है निष्क्रिय होती है, मतलब सदैव खुली हुई रहती है। इन्हें ये जो जल रंध्र होता है एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, इसको जल छिद्र वाटर पोर बोलते हैं, ठीक है। और जल छिद्र के नीचे, जल छिद्र के नीचे क्या होती है, मर्दुती कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं, ठीक है, एपिथेम बोलते हैं। एपिथेम का संपर्क होता है, ये क्या होता है, जो जाइलम की जो वाहिकाएं होती है उनसे होता है। एपिथेम का सीधा संपर्क किससे होता है, अंदर की तरफ जाइलम की वाहिकाएं होती है, ठीक है, उनसे होता है, ठीक है, ये जाइलम की वाहिकाओं से संपर्क होता है। अब होता क्या है कि जब किस प्रकार से बिंदुस्राव होता है, जब क्या होता है, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण अधिक होता है और वाष्पोषण कम होता है, तब क्या होता है कि जाइलम की जो वाहिकाएं हैं इनके अंदर क्या होता है, एक मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। और इस मूल दाब के कारण क्या होता है, ये जो जल होता है इन मर्दुती कोशिकाओं को, एपिथेम मर्दुती कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, और यहाँ से जल कहाँ, इस जलरंध्र में, जलरंध्र गुहा के अंदर चला जाता है, और जलरंध्र में आपको होता है जल छिद्र, एक पोर होता है, उस पोर के द्वारा बूंद के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं बिंदुस्राव बोलते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि बिंदुस्राव की जो क्रिया होती है, बिंदुस्राव की क्रिया का जो मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, मूल दाब होता है। बिंदुस्राव की क्रिया का जो मुख्य कारण क्या होता है बच्चों, मूल दाब होता है। बिंदुस्राव की क्रिया ग्लूटेशन का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, मूल दाब होता है। अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि जो मूल दाब के द्वारा बिंदुस्राव होता है, बिंदुस्राव की क्रिया के अंदर जो बिंदुस्राव के द्वारा क्रिया के द्वारा जल बाहर निकलता है, ये ठीक है, बूंदों के रूप में जो जल बाहर निकलता है शुद्ध नहीं होता है, याद है ना, कहीं आपसे पूछ ले बताओ शुद्ध होता है क्या, तो ये बूंदों के द्वारा जो जल बाहर निकलता है शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक जो लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक जो लवण होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो घुले हुए रहते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि बिंदुस्राव से निकलने वाला जल होता है वो शुद्ध नहीं होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपने डिस्कस किया है ये बिंदुस्राव के बारे में डिस्कस किया, इसी के साथ में जो क्या होता है अपना जो वाष्पोत्सर्जन जो 7th नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है वो आप सुन लीजिए, इसमें आपको किस किस प्रकार से तैयार करना है, तो ये ध्यान देना कि इसमें सबसे पहले तो आपको जैसे वीडियो वाइज मैंने बताया, वीडियो लेक्चर के वाइज आपको नोट्स बनाए, कि इतना ही वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाए, आज कितने इसके लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि छोटे छोटे जो लेक्चर बनाए वीडियो लेक्चर उनके नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसके बाद अब आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु सारे के सारे जो अपनी नोटबुक में दिए वो लिखने हैं, जिनको अच्छे स्कोर करना है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको अच्छा स्कोर करना है 100 to 100 नंबर्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लाने हैं, उनके लिए आपको बता रहा हूँ कि उनको अध्ययन बिंदु बगैर पूछे, बगैर कुछ प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न किए महत्वपूर्ण बिंदु को बार बार लिखने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। वो उसके बाद में सारे जो इसके क्वेश्चन है नोटबुक के वो आपको आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको करने हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो मैंने बताया होमवर्क बताया वो आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपको जो हम चेक करेंगे तो उस तरह आपको है ना किसी प्रकार की जो होती है आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है, आगे की कक्षा के अंदर अपन आप पढ़ेंगे जो अगला जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।